हेलो दोस्तों। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। इसके अंदर अपन कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे सोइल फॉर्मेशन और सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। ये छोटा सा टॉपिक है, तो अपन बात करेंगे जैसे सोइल फॉर्मेशन में अपन ने पहले भी बात की थी कि जैसे सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये रॉक्स है, ये रॉक्स है। रॉक्स की क्या होगी? वेदरिंग होगी। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था वेदरिंग। वेदरिंग क्या होगी? इसके अंदर ये जो रॉक्स का टूटेगी, रॉक्स टूटने की वजह से क्या बनाएगा? ये पेरेंट मटेरियल बनाएगा, या अपन बोल सकते हैं रिगोलिथ। रिगोलिथ बनेगा, रिगोलिथ बनेगा। रिगोलिथ के बाद में सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होगी। सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होगी इसमें। और क्या क्या बनेगा? सोलम। सोलम या अपन बात करें सोइल, तो इसके अंदर मेनली दो दो प्रोसेस हो गए, एक तो वेदरिंग और दूसरी सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं। पहले बात करें अपन सोइल फॉर्मेशन की। तो सोइल इज फॉर्म्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। पहला हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स। सोइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस ऑफ टू कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सी पहली होगी? वेदरिंग ऑफ रॉक्स इनटू द पेरेंट मटेरियल। पहला था वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बना था? पेरेंट मटेरियल। रॉक से पेरेंट मटेरियल बना था, रॉक से पेरेंट मटेरियल। दूसरा था द फॉर्मेशन ऑफ द सोइल फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल से उसके बाद में क्या बन गई थी? सोइल बन गई थी, सोइल बन गई थी। तो ये देखो, ये था पहले रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग हुई, अब से हुआ वेदरिंग का मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने की वजह से ये पेरेंट मटेरियल बना दिया। पेरेंट मटेरियल मतलब पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ जिससे सोइल का निर्माण होगा। उसके बाद में कुछ सोइल की फॉर्मिंग प्रोसेस हुई और उससे सोइल का निर्माण हो गया। ये एक सोइल फॉर्मेशन की डेफिनेशन मान लो कि सोइल फॉर्मेशन क्या होता है जनरली। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि सोइल फॉर्मिंग फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोइल का निर्माण होता है। तो अपन बात करें जैसे डोक्यूचेव। डोक्यूचेव कौन था? फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस डोक्यूचेव। डोक्यूचेव ने क्या किया? डोक्यूचेव ऐसा पहला साइंटिस्ट है जिसने बताया कि कौन कौन से सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से सोइल का निर्माण होता है। मेनली इन्होंने क्या तीन फैक्टर बताए, तीन फैक्टर बनाए बताए। कौन कौन से? डोक्यूचेव was the first scientist who study and classify soil forming factors। तीन कौन से अगर अपन बात करें शॉर्ट में तो PCLO, PCLO के नाम से। P का मतलब पेरेंट मटेरियल। पहला हो गया पेरेंट मटेरियल, ठीक है, पहला हो गया पेरेंट मटेरियल। दूसरा हो गया क्लाइमेट, क्लाइमेट। एंड तीसरा हो गया ऑर्गेनिज्म, या इसको बोल सकते हैं अपन बायोस्फीयर। तो डोक्यूचेव ने कितने फैक्टर बताए? तीन फैक्टर। कौन कौन से? पीसीएलओ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में साइंटिस्ट आता है जेनी। जेनी, अकॉर्डिंग टू जेनी, जेनी ने क्या बताया? जेनी ने बताया कि ये डोक्यूचेव ने तीन फैक्टर बताए, जेनी ने बताया टोटल पांच फैक्टर। कौन कौन से? सीएल क्लाइमेट, बी बायोस्फीयर, या ओ ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म। तीसरा हो गया पेरेंट मटेरियल, आर का मतलब रिलीफ और टी का मतलब टोपोग्राफी, तो या टाइम। ये हो गया सीएल क्लाइमेट, ये नीचे लिखा हुआ है जैसे सीएल का मतलब क्लाइमेट। दूसरा हो गया बी बायोस्फीयर। तीसरा हो गया रिलीफ या टोपोग्राफी, इसको बोलते हैं इस्तलाकृति, इस्तलाकृति, इस्तलाकृति। क्लाइमेट हो गया जलवायु, बायोस्फीयर हो गया जैवमंडल, पेरेंट मटेरियल मतलब पैतृक पदार्थ, टाइम का मतलब समय, आपको बताया। तो इसके अंदर मेनली क्या हो गया? ये इक्वेशन किसने दी? अपने जेनी ने दी। जेनी ने एक इक्वेशन दी ये। तो इसके अंदर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सोइल, सोइल या सोलम। एफ का मतलब फंक्शन। तो ये इक्वेशन को अपन सोल्व करें तो सोइल क्या है? सोइल इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ, फिर चारों पांचों का नाम लिख सकते हैं अपन। फंक्शन ऑफ ये फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर, बायोस्फीयर फैक्टर, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम फैक्टर। या अपन दूसरी चीज, इनको जेनी ने क्या किया?
दो तीन भागों में डिवाइड किया, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर और न्यूट्रल फैक्टर। तो अपन बात कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स तो जेनी के अनुसार कितने 5 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? CLBPRT के नाम से जानते हैं, CLBPRT, शॉर्ट में CLBPRT। तो सोइल इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी, और लास्ट का हो गया टाइम। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कि कौन कौन से है एक्टिव फैक्टर और कौन कौन से है पैसिव फैक्टर। तो देखो जेनी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेनी, ही केप्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द सोइल फॉर्मेशन इन 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में बांटा इन्होंने। 3 ग्रुप कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में कौन कौन से हो गए? अपन ने जैसे बात किया Cl और B, जैसे इक्वेशन थी Cl B P R और T, तो अपन जो शुरू के 2 हो गए वो एक्टिव फैक्टर हो गए, फिर हो गए ये पैसिव फैक्टर हो गए, और लास्ट वाला बच गया वो न्यूट्रल। तो एक्टिव फैक्टर्स में कौन से आ गए? क्लाइमेट, जलवायु, ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर, जैवमंडल, और दूसरा हो गया पैसिव फैक्टर में कौन से? पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी। तो एक्टिव फैक्टर वो है जो सोइल फॉर्मिंग, जो फैक्टर सोइल फॉर्म, जिनका सोइल फॉर्मेशन होता है, जिनसे सोइल फॉर्मेशन होता है उनके ऊपर ये रिएक्शन करते हैं ये फैक्टर, और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जिनके ऊपर, तो उनको हो गए पैसिव फैक्टर हो गए जिनसे सोइल का निर्माण होता है मेनली, तो पेरेंट मटेरियल से निर्माण होता है, और इसमें टोपोग्राफी का मेन रोल होता है। ठीक है, तीसरा बच गया एक न्यूट्रल फैक्टर कौन सा हो गया? टाइम। इसमें आ गया समय या एज ऑफ लैंड, कितने लंबे समय से सोइल का निर्माण हो रहा है या कितनी एज है सोइल की। अब अपन इनको क्या डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हर एक टॉपिक को, क्लाइमेट और क्या है, ऑर्गेनिज्म कैसे फैक्टर है, कैसे रोल निभाता है सोइल फॉर्मेशन में। ठीक है, पहला बात है एक्टिव फैक्टर में पहले अपन बात किए क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में अपन एक जनरल इंफॉर्मेशन बात करें कि क्लाइमेट में आता क्या चीज है। एक तो आता है वाटर, ठीक है, वाटर आया, टेम्परेचर आया या एयर आया, अपन मेनली यही है। तो वाटर कैसे करेगा? जैसे अपन बात करें सोइल फॉर्मेशन के रेफरेंस में, तो सोइल फॉर्मेशन में वाटर कैसे, जैसे अपन वेदरिंग में बात किए थे हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि अपन ने बात की थी वेदरिंग के अंदर कि वेदरिंग में हाइड्रेशन में बोले थे कि अपन ने जल जुड़ता है, कोई भी मिनरल के साथ में जल जुड़ा और कोई दूसरा मिनरल बना दिया या तो इसकी वेदरिंग कर दिया, वेदरिंग में तो हाइड्रेशन में इसके अंदर पानी की आवश्यकता हुई। हाइड्रोलाइसिस में HOH आयन या किसी दूसरे अणु के साथ में जुड़ गए और उसको तोड़ देगा, कोई मिनरल दूसरा मिनरल चेंज कर देगा, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। और क्या करेगा? वाटर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए भी काम आएगा, और भी बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर वाटर की इंपॉर्टेंस है। दूसरी अपन बात करें टेम्परेचर कैसे करेगा? टेम्परेचर जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर डिकम्पोज करने के लिए अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो जल्दी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा। किस कंडीशन में? हाई टेम्परेचर कंडीशन में। दूसरी बात, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल के अंदर, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु या ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर टेम्परेचर कम हो जाए, अगर तापमान कम हो जाए तो इनका एक्टिवेशन कम हो जाएगा। एक्टिवेशन मतलब ये सक्रियता, ये कम सक्रिय हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कम धीरे करेंगे। तो इसलिए अगर ऑर्गेनिक मैटर एक्टिवेट ज्यादा रहेंगे, कब? जब टेम्परेचर हाई हो। तीसरी चीज, अगर वेदरिंग प्रोसेस हाई होगी जब टेम्परेचर हाई होगा, तो ये सोइल फॉर्मेशन में इस प्रकार से रोल निभाते हैं। तीसरी चीज हो गई एयर, या अपन बात कर सकते हैं विंड का भी वही सिद्धांत, ये रॉक्स है,
इसके ऊपर अगर आंधी चली या फिर अपने को छोटे छोटे सोइल के पार्टिकल पड़े हैं या पत्थर है, तो यहाँ पे आंधी चलेगी, आंधी के साथ में ये क्या हो गया, कुछ कुछ पार्टिकल्स को ये विंड अपने साथ उठा ले जाएगी और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगी, मतलब और माइक्रो पार्टिकल्स में ये तोड़ देगी। इसका मतलब विंड्स का भी मेन रोल होता है। तो अपन ने क्लाइमेट के अंदर बात कर दिए, पहला फैक्टर हो गया एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर के अंदर अपन बात कर रहे थे पहले जलवायु के, जलवायु के अंदर ने अपन ने बात किया कि वाटर, टेम्परेचर और एयर, तीनों का बात कर लिया। दूसरा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को अपन क्या कह सकते हैं, जीवमंडल। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें अपन वेजिटेशन की, वेजिटेशन किस प्रकार से सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है, कौन सी वेजिटेशन, अगर हाई वेजिटेटिव एरिया हुआ, हाई कोई भी सोइल के अंदर हाई वेजिटेटिव एरिया हुआ जिसकी वजह से ये क्या है, जोड़ के रखेगी, सोइल को इरोजन होने से रोकेगी, तो ये सोइल को इरोजन होने से रोकेगी, तो ये डायरेक्ट रोल होगा। दूसरी चीज, ये प्लांट्स है, इस प्लांट से क्या है, पतझड़ के टाइम पर कुछ पत्तियां टहनियां ये गिरेगी, ये प्लांट से पत्तियां गिरी और गिर के ये यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जमा हुआ, ऑर्गेनिक मैटर जमा होने से डिकम्पोज होएगा, ये डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर बना लेगा। इस प्रकार से ये सोइल फॉर्मेशन में काम आता है। दूसरा चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी अपन बात ही कर रहे थे जैसे कि ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स क्या किए, प्लांट्स के कुछ पतझड़ के टाइम पर ये कुछ लीव्स और कुछ टहनियां ऐसे हुआ कि ये नीचे आके गिर गए और यहाँ पे सोइल सरफेस के ऊपर जमा हो गए। कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के रेजिड्यू है, जैसे FIM है या कंपोस्ट है, किसी भी वजह से कोई भी और भी मटेरियल, कोई भी और भी प्लांटिंग या एनिमल रेजिड्यू मटेरियल जिनको डिकम्पोज करने के लिए कौन काम में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज, और क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये रोल हो गया। किसी चीज एनिमल्स, एनिमल्स में अपन बात करते हैं जैसे चूहे हो गए या चींटियां हो गई, या और भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, जैसे केचुए हो गए, ये क्या हो गए, कोई भी रॉक्स है उनके अंदर जैसे चूहे ने बिल कर दिया, या फिर केचो और आंस, ये क्या है, जो जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है। तो इसका इस प्रकार से रोल होता है एनिमल्स का। ह्यूमन इफेक्ट, ह्यूमन इफेक्ट जैसे अपन ने क्या किया, रॉक्स थी, रॉक्स को अपन ने क्या किया, रोड निकालने के लिए अपन ने रॉक्स को तोड़ दिया, डैम बनाने के लिए अपन ने रॉक्स को तोड़ दिया, तो इस प्रकार से ह्यूमन इफेक्ट हो गए। तो बायोस्फीयर में क्या हो गए, बायोस्फीयर में एक्टिव फैक्टर में दो हो गए, क्लाइमेट और बायोस्फीयर। क्लाइमेट में वाटर, टेम्परेचर और एयर, ये तीन है। वाटर कैसे, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम एज जैसे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिवेशन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तीसरा हो गया विंड, विंड अगर हाई स्पीड से विंड चली तो ये इसको सोइल पार्टिकल को तोड़ देगी। फिर हो गया बायोस्फीयर, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म दूसरा फैक्टर, इसके अंदर वेजिटेशन, वेजिटेशन जहाँ पे वेजिटेटिव एरिया ज्यादा होगा वहां पर सोइल इरोजन कम होएगा, और ऑर्गेनिक जो डिकम्पोज होगा ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बनाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक मैटर हुआ उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। तीसरा हुआ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जैसे चूहे, चींटियां और केचुए ये होते हैं जो सोइल पार्टिकल, बड़े सोइल के बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। ह्यूमन इफेक्ट, अपन मानव क्या करता है अपने खुद के लिए, जैसे कि रोड बनाने के लिए या डैम बनाने के लिए कोई रॉक्स को तोड़ देता है, इसकी वजह से ये ह्यूमन इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं पैसिव फैक्टर्स पे। पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर में दो हो गए। पहला हो गया पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल कैसे, पेरेंट मटेरियल क्या है, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ पे कैसे अफेक्ट करता है, पैतृक पदार्थ ऐसे होता है जैसे कि सोइल बनेगी कैसे, जैसा पेरेंट मटेरियल होगा, जैसा पैतृक पदार्थ होगा वैसी सोइल बनाएगा। जैसे कि सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हुआ या ग्रेनाइट हुआ,
ग्रेनाइट, सैंडस्टोन या ग्रेनाइट हुआ, इसके अंदर क्वार्ट्ज मिनरल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये कौन सी सोइल बनाएगा, सैंडी सोइल बनाएगा, सैंडी सोइल का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरे अपन बात करें बेसाल्ट। अगर बेसाल्ट हुआ तो ये कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी और ये क्ले सॉइल का निर्माण करेगा। तो डायरेक्ट अफेक्ट किया ना इसने पेरेंट मटेरियल ने। पेरेंट मटेरियल कैसे कि जैसा पैतृक पदार्थ होगा वैसी सॉइल का निर्माण करेगा। जैसे सैंडस्टोन था तो इसके अंदर सैंडी सॉइल का निर्माण हुआ, अगर बेसाल्ट हुआ पेरेंट मटेरियल तो ये क्ले सॉइल का निर्माण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से पेरेंट मटेरियल अफेक्ट करेगा। फिर बात करें अपन रिलीफ या टोपोग्राफी, इसका मतलब होता है स्थलाकृति। स्थलाकृति अपन एक बात करते हैं, स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति। दो जगह है, एक जगह रोक है, ये रोक है एक तरह से, दूसरी है ये समतल लैंड है, समतल लैंड है। तो कौन सा मेन पहले सोइल का बनेगी, इसके ऊपर क्या होगा सोइल, एक तो ये हाई एरिया है जहां पे रोक है, ये समतल लैंड है। इसके ऊपर क्या हुआ, जैसे कि सोइल जैसे ही निर्माण हुआ सोइल का और इसके ऊपर क्या हुआ, बारिश वगैरह आई और ये जितनी भी मिट्टी का निर्माण हुआ इसका इरोजन हो गया और इरोजन होके ये नीचे आके डिपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब अपन ने बात की है कि रॉक्स के ऊपर सोइल का फॉर्मेशन धीरे होता है या सोइल का फॉर्मेशन होता नहीं है। और अगर समतल लैंड हुई तो इसके अंदर सोइल का निर्माण अच्छे से होगा, सोइल का निर्माण अच्छे से होगा क्योंकि इसके ऊपर सोइल का इरोजन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से स्थल की आकृति भी कैसे अफेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लोप था, इसकी वजह से इसका इरोजन हो गया और ये रॉक्स के ऊपर ये डेवलप नहीं हो पाई, और ये इसके अंदर जैसे समतल लैंड है उसके ऊपर सोइल का निर्माण जल्दी होगा और सोइल प्रोफाइल अच्छे से बन पाएगी, सोइल प्रोफाइल अच्छे से बन पाएगी। ठीक है, अब बच गया एक न्यूट्रल फैक्टर, लास्ट है न्यूट्रल फैक्टर। इसमें है टाइम या एज ऑफ लैंड। एज ऑफ लैंड का कैसे, जैसे कि कोई सोइल है जिसकी एज ज्यादा है, एज ज्यादा है इसका मतलब सोइल प्रोफाइल उसके अंदर अच्छे से डेवलप होगी। एक सोइल है जिसमें 1000 साल हो गए बनते हुए तो इसमें सोइल प्रोफाइल अच्छे से बन जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर होराइजन्स होते हैं। अपन ने सोइल प्रोफाइल में पढ़े थे, सोइल प्रोफाइल क्या थी, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल इज द सोइल प्रोफाइल, और उसके अंदर डिफरेंट होराइजन होते हैं। जिसके अंदर जितने ज्यादा होराइजन होगा इसका मतलब वो ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा मैच्योर इन द सेंस कि वो ज्यादा लंबे समय से बन रही है, और ज्यादा लंबे समय से बन रही है इसका मतलब अच्छे से डेवलप हुई है सोइल। अगर इसका मतलब एज उसकी ज्यादा है, अगर एज ज्यादा हुई तो मतलब सोइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप होगी, सोइल प्रोफाइल डेवलप होगी अच्छे से। अगर कम है, एज कम है, एज कम है इसका मतलब सोइल प्रोफाइल लेस डेवलप होगी, सोइल प्रोफाइल लेस डेवलप होगी। तो अपन ने बात की पैसिव फैक्टर में, पैसिव फैक्टर में अपन ने बात की पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल कैसे होगी, जैसे पेरेंट मटेरियल अफेक्ट करते हैं सोइल को, सोइल में जैसे अगर सैंडस्टोन या ग्रेनाइट हुआ तो उसमें क्वार्ट्ज की मात्रा, क्वार्ट्ज मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा होगी और ये सैंडी सोइल का निर्माण करेगा। बेसाल्ट, दूसरा अगर बेसाल्ट हुई, अगर पेरेंट मटेरियल अपन बात करें कि बेसाल्ट हुआ, बेसाल्ट के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होगी और क्ले सोइल का निर्माण करेगी। दूसरी बात करें अपन रिलीफ या टोपोग्राफी की, रिलीफ या टोपोग्राफी के अंदर ये हो गया, जगह अगर रॉक्स होगी या हिली एरिया होगा, हिली एरिया में सोइल प्रोफाइल लेस डेवलप होगी जबकि समतल लैंड के अंदर ज्यादा डेवलप होगी। अगर एरिया अगर ऊंचा हो या ठंडा क्षेत्र हो, और एक है नीचा इसके अंदर लीचिंग तो ज्यादा होगी, लीचिंग ज्यादा होगी, और वाष्पीकरण, टेम्परेचर कम होने की वजह से वाष्पीकरण कम होएगा, वाष्पीकरण कम होएगा। अपने बात के ठंडे क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र मतलब उसका टेम्परेचर कम है, वाष्पीकरण कम होएगा। वाष्पीकरण कम होने की वजह से यहाँ पे लीच डाउन ज्यादा होएगा, लीच डाउन ज्यादा होएगा मतलब न्यूट्रिएंट्स होएगा उनका लीचिंग हो जाएगी। इसमें मतलब
न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कम मिलेंगे। जबकि दूसरा है एक जो गर्म क्षेत्र, थोड़ा आप गर्म क्षेत्र या निचला क्षेत्र, थोड़ा ये थोड़ा ऊपर एरिया है, ये नीचे एरिया है, इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, लीचिंग लीच डाउन कम होएगा, कम होएगा। इसकी वजह से यहाँ पे पोषक तत्व ज्यादा होंगे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा भाग था न्यूट्रल। न्यूट्रल में टाइम या एज ऑफ लैंड थी, तो इसके अंदर अपन ने बात की थी जितनी ज्यादा एज होगी सोइल की उतनी ज्यादा प्रोफाइल ज्यादा डेवलप होगी। अगर सोइल की एज कम है इसका मतलब सोइल प्रोफाइल लेस डेवलप है। ये अपना टॉपिक था छोटा सा सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स का, जो कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके बाद में सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।